और उस टॉप 10 में जितने भी लोग मरे हैं ना, वो 110% वो सारे जो है ना इसी दुश्मनी का शासना थे। तीफी भट्ट पर ये इल्जाम था, अंडरवर्ल्ड में खलबली मची थी कि ये जो इश्तिहारी लब्बा मोटी वाला मुरादी और ये बीदियां नादर शाह वगैरह थे, ये उसके घर से उठ के गए हैं। भोले सन्यारे से इनकी मुलाकात इस शहर में खून की होली के लिए। उन्होंने मीसली सी स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा जब वो मदीने गया तो मेरा उसके साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं था। तीफी भट्ट को ये कहना चाहिए था, ओवरऑल सफाई देता, ये कहता कि मेरा उन मुलजमान के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे सुनने में है वहां पे हनीफे की जो है ना लड़ाई थी, तीफी भट्ट गया और ये हत्थापाई भी। 50 से ज्यादा अफराद इस दुश्मनी में मर चुके हुए। बिल्ले का जो कत्ल हुआ है ये साजिश के तहत हुआ है। बिल्ले को मारना आसान काम नहीं था, उन्होंने दोनों बाप बेटा इकट्ठे मारने थे। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं और राना दिलशाद, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ टीवी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाहिद चौधरी, जिनकी क्राइम पर एक गहरी नजर है। नाज़रीन, अमीर बलाज टीपू पर जो मरकजी मुलजिम है तीफी भट्ट, उनका एक 30 मिनट का वीडियो बयान आता है जो एक तहलका मचा देता है। वो उसमें कहते हैं कि मेरा इस कत्ल के साथ कोई तल्लक नहीं है। तीफी भट्ट जितना बड़ा बंदा है, सियासत में उसका ताल्लुक था और अंजुमन ताजरान का वो चेयरमैन अकबरी मंडी का और लाहौर पूरे का जो है सरपरस्त आला है कौमी ताजर इत्तेहाद मूवमेंट का। तो अब टैक्स पेयर भी वो है। आपने सुना है कि उसने प्रोग्राम में कहा कि मैं 30 साल से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ और इनकम टैक्स रिटर्न ज़ाहिर बाकायदगी से जमा भी होती होंगी। और ये दिलशाद साहब, आप भी क्राइम की बीट करते हो और आपको ये पता होगा अंडरवर्ल्ड का एक बंदा पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। तीफी भट्ट का ये जो इंटरव्यू है ना, बड़ा मस्बत हुआ है और इस बंदे ने जो हालातों वाक़यात सामने रखने की कोशिश की है ना, वो नामुकम्मल है। कुछ सवालात के जवाब उसने ऐसे दिए हैं जो जूम में नहीं है। इंटरव्यू जो है प्लांटेड लग रहा है। इतने बंदे को, हाई प्रोफाइल बंदे को, जितने बड़े केस में वांटेड है पूरे पाकिस्तान को, और बलाज के केस का मरकजी मुल्ज़िम है, उसके सवाल इस तरह होने चाहिए पोस्टमार्टम ना लगे, ये लगे कि चिरूपाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मुझे डॉन कहते हैं, मुझे अंडरवर्ल्ड से मेरा तल्लक है, ये कहते हैं, मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं लगता। आप माशाल्लाह जितने भी आज तक आपने मेरे इंटरव्यू किया ना, आपने इसका इंट्रो बहुत अच्छा दिया है। अंडरवर्ल्ड को जुर्म नहीं है। अंडरवर्ल्ड उस बंदे को कहा जाता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो। तो जो बंदा टैक्स पेयर है यार, ये बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। जगह टैक्स क्या लेना, मैं तो आज तक किसी सुलह में बैठ के पंचायत के पैसे मैंने लोग ले लेते हैं पंचायतों में, रास्ते का कोई साबित करते, मैंने ये भी नहीं किया। अच्छा चौधरी साहब, एहसन शाह के बारे में उन्होंने कहा कि जी मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है, मेरी कोई मुलाकात इससे नहीं है। उन्होंने बड़ा जूम, बड़ा गोल मटोल सा, बड़ा मीसना था। ये मीसना था या मीसना जवाब है और या जो है ना आधा जवाब है। उसको ये कहना चाहिए था तीफी भट्ट को कि मेरा कभी भी एहसन शाह से राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने मीसली सी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा जब वो मदीने गया तो मेरा उसके साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं था। चौधरी साहब, तीफी भट्ट ने एक और बात की कि जब भी कोई कत्ल होता है उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया जाता है। और यार ये होता है दिलशाद भाई, ये बात सुना, FIR दर्ज हो जाती है। आपने नहीं देखा कई FIR लोगों के ऊपर दर्ज हो जाती है। मेरे ऊपर 100 के करीब जो है ना मुकदमात है, मुख्तलिफ नौयत के, बड़े भी और छोटे भी। मैं उनमें बाइज्जत बरी हो गया हूँ। ये वो सिर्फ एक इल्जाम था। इल्जाम होता है, FIR जो है एक इल्जाम होता है, उसमें कोर्ट अगर आपको बरी कर देता है बाइज्जत, तो फिर तो शरीफ शहरी। एक उन्होंने जिक्र किया बिल्ला ट्रका वाला का। हनीफा बाबा और शफीका बाबा ने उसको मारा, उनके अपने मुलाजम थे और उसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। तीफी भट्ट को ये कहना चाहिए था, ओवरऑल सफाई देता, ये कहता कि मेरा उन मुलजमान के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। रात को उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने ये कहा है 97 में मुझसे दुबई में भी मिले। वो 97 का साथ, वो ये भी कह रहा है मलक हसान ने मिलवाया। तो मलक हसान जिंदा है। मलक हसान को फोन करके पुलिस पूछे कि ये तुमने मिलाया था। अगर वो 97 में मलक हसान उनको मिला रहा है तो फिर इसका मतलब बिल्ले के कत्ल में इसके घर से नहीं गए थे। तीफी भट्ट पर यह इल्जाम था, अंडरवर्ल्ड में खलबली मची थी कि ये जो इश्तिहारी लब्बा मोटी वाला मुरादी और ये बीदियां नादर शाह वगैरह थे, ये उसके घर से उठ के गए हैं तीफी भट्ट के। तो इसकी सफाई देते ना। उन्होंने आगे से कहा जी मेरा 97 में जो, ये 94 में जो मर्डर हुआ बिल्ला, मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था। और भाई वो वास्ते की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये इनको को करनी चाहिए थी कि वो आपके घर से उठ के नहीं गए। जब हनीफा बाबा और टॉप 10 के कुछ लोगों की दुबई में मुलाकात होती है, उसकी कहानी क्या है? ये कहानी जो है ना, इसका गवाह तीफी भट्ट ने कहा है कि मलिक हसान है। और मलिक हसान जो है उनको पूछा जा सकता है कि भाई आप मुलाकात करवाने वाले थे, तो आपको उनके साथ क्या ताल्लुक था? मुलाकात तल्ख माहौल में हुई थी या दोस्ताना माहौल? मेरे सुनने में है वहां पे हनीफे की जो है ना लड़ाई थी, तीफी भट्ट गया और ये हत्थापाई भी हुई। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ था, ये तीफी भट्ट सब अपना मौका। टॉप 10 के जो बदमाश थे उस वक्त के 90 की दहाई के, उसका टीपू के साथ क्या रिलेशन थे? वो जो इश्तिहारी थे ना, उनमें जितने भी थे ज्यादा वो किसी ना किसी जराये से जो है ना इसी दुश्मनी के साथ रिलेटेड थे। ख्वाह वो बाटे ग्रुप था, ख्वाह वो जो टीपू ट्रका वाला ग्रुप था। अब वो किसी ना किसी वजह से इनका ताल्लुक था। और उस टॉप 10 में जितने भी लोग मरे हैं ना, वो 110% वो सारे जो है ना इसी दुश्मनी का शासना थे। वो जो था ना, जितने भी टॉप 10 थे ना, उनमें आप देखें मनादर शाह,
वीदियां, हनीफा, बाबा, लब्बा मोटी वाला, आतिफ चौधरी, ये जो राना अजीम है ना, खबरें अखबार में होते थे उस वक्त, इन्होंने ये जो था एक एडिशन छापा था और राना अजीम को ये क्रेडिट जाता है कि पहली दफा टॉप 10 का लफ्ज जो है ना मैंने भी उस वक्त सुना था। अच्छा। राना अजीम ने खबरें में ये फीचर छापा था और ये 10 टॉप 10 के जो इश्तिहारी थे, भोला सनयारा, नाजी भट्ट, माहियों गुजर, इन सब की तस्वीर उसमें लगी थी और अगला साल आने से पहले ये सारा टॉप 10 दुनिया से खत्म हो चुका हुआ। बेशक जी, राना अजीम साहब जो है वो क्राइम की दुनिया में एक बेहतरीन रिपोर्टर है और खबरें में भी क्राइम सेल के वो इंचार्ज थे और बेहतरीन रिपोर्टिंग उन्होंने की कि राना अजीम ने हमेशा दोस्त बनाए हैं, उनका भला किया है, खैर की है। राना अजीम का किरदार ही ऐसा नहीं है कि कोई इस पर उंगली उठाए। यारों का यार है, डेफिनेट 100%। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तीफी भट्ट ने ये कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे इसके साथ दुश्मनी क्या है, मुझे क्यों जोड़ा जाता है इसके साथ। दिलशाद भाई में प्रॉपर्टी डीलरों ने आग लगाई थी कि तीफी भट्ट के ऊपर जितने भी इन्होंने मुकदमे कराए उनमें क्लियर हो चुका हुआ है। अब आप ये देखें, प्रॉपर्टी डीलर वाला चोशब क्या किरदार था? वो ये था, प्रॉपर्टी डीलर जागने घर तीफी भट्ट को दिखाते थे, बट ये 3 पैसे सौदा लब रहे, क्या के डन करके चले जाते थे। तीफी भट्ट उस मकान का जो है ना बंदे भेजता था, हुदूद पर चेक करो की रफड़े की गल में लैन लगा हूं। उतनी देर में ये जाकर 2 पैसे का फायदा लेके टीपू को दे देते। अच्छा। टीपू के बंदे वो घर लेने के लिए आते थे तो आगे तीफी भट्ट के बंदे मजम्मत करते थे। यहाँ से चुदराहट और चुदराहट फिर लावे में बदल। ये बात है 1990, 88 और 89। अच्छा, वहां से ये चुदराहट की लड़ाई शुरू होती है जो आज तक चली आ रही है, जो उस वक्त गैंगवार में शिफ्ट हो गई और बाद में ये गैंगवार एक बड़े तलख लावे, बड़े जबरोन किस्म के लावे में बदल गई थी। बड़े अफराद, 50 से ज्यादा अफराद इस दुश्मनी में मर चुके हुए। कौन कौन से वो बड़े नाम थे जो इस दुश्मनी की भेंट चढ़े? इस दुश्मनी में जिन किरदारों के नाम आते हैं ना कि इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए, नाजी भट्ट, उसमें मियां दाऊद, उसमें काली, हनीफा, बाबा, मनादर शाह, वीदियां, सारा टॉप 10 गैंग इसी दुश्मनी की वजह से मरा है। आतिफ चौधरी, आगा नवीद, सना गुजर, ये सब अफराद जो है ना इसी दुश्मनी की भेंट चढ़े हुए। टॉप 10 का गैंग था एक, उसको लीड कौन करता था? नाजी भट्ट लीड करता था? नहीं 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 नहीं, ये आपको मैं दिलशाद भाई बताता हूँ, ये बड़ी अंदर की बात है। अगर आपको पूरे टिनोर में अगर कोई बंदा ये कहे कि हुमायूं गुजर का कोई गैंग था, वो नहीं था। अगर आपको कोई नाजी भट्ट का गैंग था, कतई तौर पे नहीं था। आपको कोई ये कहता है कि सना गुजर का गैंग था, नेवर। अगर आपको कहते हनीफे का गैंग था, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बाबे का था, नहीं। अच्छा। ये सारे के सारे जो उजरती कातल और किराए के कातल बने हुए थे ना, और शूटर, हैंडलर, जो भी आप इनको कहें, ये एक ही पेड़ के नीचे थे। और वो ताकतवर जो शख्स है ना, भोला सनयारा था। अच्छा, भोला सनयारा था पंजाब का पहला इश्तिहारी था जिसने इलाका घर जमरोद के अंदर अपना घर बनाया था। भोला सनयारा क्राइम की दुनिया में किस तरह आता है? वो क्राइम की दुनिया में सियालकोट उसका अपना कोई मामला था, वो उधर चले जाता है। ये बात जो है 78-79 की है, यानी 80 और 82 के दौर में ये जमरोद जाता है और 84 में पंजे गाड़ चुका हुआ था। अच्छा। बब्बू खान, पप्पू बर्फ वाला, सियालकोट के जो थे ना किराए के कातिल, ये दुश्मनी और ये गैंग वार उधर से शुरू हुई है। अच्छा। लाहौर में ये बाद में आई है। ये वो सियालकोटियों की लगाई आ गया जो लाहौर में आगे गैंग वार में शिफ्ट हो गई। अच्छा। तो भोला सनयारा सियालकोट का था। तो ये जब हनीफा और बाबा वहां पे गए हैं, जब इनकी औरतों को नंगा किया गया थानों में, तो ये वीदियां वगैरह के साथ, लबा मोटी वगैरह के साथ वहां पे गए हैं। वहां पे जब बाबे ने और हनीफे ने भोले सनयारे को मिलकर ये देखा ना कि ये तो हमारे पास बड़ी महफूज पनाह आ गई है, तो फिर वहां पे बाबे ने हनीफे को ये कहा था, लैबे साढ़े को बड़ी वधिया जगह आ गई, जिन्हों भी लाहौर से डेगांगे ना असि डेग के थे आएंगे, यानी कत्ल करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। उनके लिए बाटी लुहारी बन गया हुआ था जमरोद। भोले सनयारे से इनकी मुलाकात इस शहर में खून की होली खेली गई। खून की होली खेली गई। और शालमी में भी जो अड्डा है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट का, वहां पर भी इश्तिहारियों का आना जाना था। वो किससे मुलाकातें करते थे? वो जो था ना हनीफा इनका गनमैन था। हनीफा को मिलने के लिए, चर्स वगैरह पीने के लिए, ये लबा मोटी वाला, ये मुरादी शरादी सब वहां पे इकट्ठे होते थे और लोग यही समझते थे कि टीपू के पास आए हैं, हालांकि टीपू का इन इश्तिहारियों से कोई ताल्लुक नहीं। सर, आम फहम में जो बात सुनी जाती है, हर प्लेटफॉर्म पे की जाती है कि वो निफा और शफीका की जो खवातीन थी घर की, उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उसके बाद मारा। और आपने कहा कि ये इश्तिहारियों का सिलसिला एक अरसा दराज से वहां पर जारी था। जो टॉप 10 के लोग थे वो कत्ल की तैयारी पहले कर रहे थे। ये जो था ना बिल्ले का जो कत्ल हुआ है, ये साजिश के तहत हुआ है। बिल्ले को मारना आसान काम नहीं था, उन्होंने दोनों बाप बेटा इकट्ठे मारने थे। जब वो आजम भट्ट जो है ना इनके अड्डे में गया ना, अगर उसकी क्लाशन को गोली ना फंसे, दोनों बाप बेटों को उसे मार देना। अच्छा। वो गोली फंसने से थोड़ा फीडबैक हुआ है, ऊपर से फायरिंग हुई है, इसका गनमैन की और वो भाग गए, वरना उस दिन दोनों बाप बेटों का जहाज लगने लगा था। वो जो जमरोद के इश्तिहारी थे वो इतने खतरनाक थे, उनके बंदा मारना गाजर मूली काटने का मुतरादिफ था। तो अल्लाह ताला इनको बचाता रहा। तो ये प्लान सारे भोला सनयारा से होते थे, उसका ऑर्डर चलता था और वो टॉस करके, वो टॉस पे जो बंदे का नाम आता था उसको कत्ल करने के लिए लाहौर भेजता था। बिल्ला ट्रका वाले का कत्ल किया, मेन वजह ये थी
बिल्ले ट्रकों वालों को ये रंज था कि मेरा बेटा धन नाल गया कि जाके उत्थे कोई कब्जा कुब्जा हो रहा है, गल मुका दो, तू जाके बंदा मार देता है। इस बात से जो है ना बिल्ला ट्रकों वाला इनके खिलाफ हो गया था और उसका इनके खिलाफ होना उसकी मौत का मौजब बना। ये जो तीफी बट ने कहा कि अगले दिन मर गया, अगले दिन मर गया, 8 महीने का गैप था, 7-8 महीने का। पहले आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कोतवाली, वहां पे देखें 8 महीने पहले ये तशद्दुद होता है, 8 महीने ये प्लान करते रहते हैं। इसी दौरान ये जमरोज जाते हैं लब्बा मोटी वाला वगैरह के साथ, वहां पे भोला सिनारा को मिलते हैं, सारा जो 2-4 दफा अनजान हो जाता है, इनके चाके खुल जाते हैं। उसके बाद जब इनको पता लगता है सॉफ्ट कॉर्नर जिधर मर्जी हम मुंह उठा के जा सकते हैं, जिस वक्त मर्जी जा सकते हैं, तो फिर ये लब्बा जो ये सारा गैंग मिलता है और बिल्ले पे अटैक करके उसको मार देता है और अपने ताल्लुकात की बिना पे ये जमरोज चला जाता है। फिर वहां से सारी शहरों में कत्लो गारा शुरू है।